चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 151, तुमने आंसुओं से मुझसे लाखों कमाए और मैंने आंसुओं से तुमसे 10 मिलियन से अधिक कमाए। 2 ओह ठीक है, मुझे सुइयों का एक सेट, दंत पत्थर, शिल्प चाकू, बांस की कीलें यानी बांस चाकू भी चाहिए। यदि आपके पास वे नहीं हैं, तो क्या आप कृपया उन्हें मेरे लिए खरीद सकते हैं? आप निश्चित रूप से इस क्षेत्र से मुझसे अधिक परिचित हैं। लिन मो द्वारा सूचीबद्ध वस्तुओं को सुनकर जियान फेवन अवाक रह गया और उसने हैरान होकर पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो ये सभी प्राचीन चित्रों की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। अब तुम्हें उनकी क्या आवश्यकता है? क्या चल रहा है? क्या यह आदमी वास्तव में इसे समझता है या नहीं? क्या वह ज्ञानी होने का नाटक कर रहा है या विशेषज्ञता का दिखावा कर रहा है? अचानक जियान फेवन को लगा कि वह लिन मो का ठीक से पता नहीं लगा सका। दूसरी ओर लिन मो को यह मनोरंजक लगा। उसने सोचा कि अगर उसे बिना किसी जानकारी के सोन जुयान से निपटना पड़ा, तो संभवतः सोन जुयान द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन एक सहकर्मी को संभालना, यहाँ तक कि सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक को संभालना, लिन मो को बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं लगा। हालांकि राक्षस शहर के मामलों ने उस पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने उसे बहुत आगे भी बढ़ाया। ये सिर्फ आशीर्वाद और दुर्भाग्य साथ साथ आने का मामला है। जहाँ हानि है, वहाँ लाभ है। ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस लगता है कि इस पेंटिंग के कुछ हिस्से भद्दे हैं। मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। लिन मो ने 5 हाउस पेंटिंग के एक स्थान की ओर इशारा किया और समझाया, यहाँ की तरह ये पीला हो गया है, इसे मरम्मत की जरूरत है। पुनर्स्थापन। जियांग फेवन लगभग स्तब्ध था। यार, क्या ये ऑक्सीकरण के सामान्य लक्षण नहीं है? यदि आप इसे पुनर्स्थापित करते हैं, तो क्या आप चावल के कागज को फाड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे? जियांग फेवन का मुंह घूम गया और वही ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ठीक है, हालांकि हम पुराने सहपाठी हैं, मुझे आपको ये बताना होगा कि मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें ये पेंटिंग देकर पैसे खो रहा हूँ। मेरे पास ये उपकरण है और मैं अगले दरवाजे से जो गायब है उससे उधार ले सकता हूँ, लेकिन अगर आपके जीर्णोद्धार में कुछ गलत हो जाता है, तो मैं पेंटिंग वापस नहीं ले सकता। तुम्हें पता है, आप मजाक कर रहे हैं। क्या कोई प्राचीन चित्रों का जीर्णोद्धार कर सकता है? संपूर्ण प्राचीन वस्तुओं के बाजार को देखते हुए कितने लोगों के पास वह कौशल है? वह इस बात पर विश्वास करना पसंद करेंगे कि उनका बेटा उनका नहीं है, बजाय यह मानने के कि लिन मो के पास प्राचीन चित्रों को पुनर्स्थापित करने की दिव्य क्षमता है। उस तरह के कौशल के साथ क्या वह एक शारीरिक मजदूर के रूप में काम कर रहा होगा, दूसरों के लिए सामान ढो रहा होगा? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराते हुए कहा, बस जाओ, उन्हें तैयार करो। यदि बहाली विफल हो जाती है तो मैं दूसरी प्रति खरीद लूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है। ये सुनकर कि आसान मार्क अभी भी पैसे खर्च करने को तैयार है, जियांग फेवन ने बार बार सिर हिलाया और तेजी से अपनी गर्दन खींचते हुए पीछे के कमरे में भाग गया। लिन, बस 1 मिनट रुके, मुझे आपके लिए आवश्यक सभी उपकरण मिल गए हैं। मैं उन्हें तुरंत आपके पास लाऊंगा। प्राचीन वस्तुओं की दुकानें बिना कारोबार के 3 साल तक चल सकती हैं, लेकिन एक बार कारोबार आ जाए तो ये 3 साल तक चल सकता है। यदि आपको कोई आसान निशान मिल जाए, तो आप 1 दशक का पैसा भी कमा सकते हैं। केवल एक मूर्ख ही इससे खुश नहीं होगा। जियांग फेवन को भागते हुए देखकर झांग हुआ अब खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से पूछा, लिन एआर। लिन, मिस्टर लिन, क्या आप बता सकते हैं कि आप वास्तव में इस सब दिखावे के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि वह आदमी आपके पैसे ठगना चाहता है? क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूँ? अभी भी अपने सेल फोन की रोशनी में 5 हाउस पेंटिंग की जांच कर रहे हैं और ऊपर नहीं देख रहे हैं। लिन मो ने कहा, अपने बल बनाए रखें, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर में कौन किसे मात दे रहा है ना? और इसके अलावा हम सभी पुराने सहपाठी हैं, किसी को थोड़ा कमाने देने में क्या बुराई है? क्या गलत? लिन मो के दिमाग में एक कहावत आई, आप थोड़ा कमा सकते हैं, लेकिन मेरा मुनाफा हमेशा आपसे 10 गुना से ज्यादा रहेगा। झांग यीहुआ ने मानो पीड़ा का मुखौटा पहन रखा हो, समझ से परे कहा, सब। मैं वास्तव में आप लोगों को नहीं समझता। ये सभी चालें और योजना, क्या इस तरह जीना थकाऊ नहीं है? इससे पता चलता है कि आप क्या जानते हैं। स्वर्ग और दूसरों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना अंतहीन मजा है। वन ने यहाँ तक कहा कि नौकरानी कैफे या एनीमे सम्मेलनों में जाना व्यर्थ है, लेकिन क्या आप न जाने का विरोध कर सकते हैं? लिन मो अभी भी ऊपर नहीं देख रही थी। इसके बजाय वह दूसरी पेंटिंग की खोज के आनंद में खो गया था। इसे कैसे रखना चाहिए? ये पहेली खेल खेलने का आनंद है, और इस पहेली को सुझाने पर मुझे 10 मिलियन युआन से अधिक का इनाम मिल सकता है। पिछली बार किसी ने इतना पैसा देखा था? आखिरी बार। झांग यीहुआ चुप हो गया।
आप गर्लफ्रेंड रखना छोड़ सकते हैं, लेकिन नौकरानी कैफे जरूरी है। एनीमे सम्मेलन भी अपरिहार्य है और उनमें नियमित रूप से भाग लिया जाना चाहिए। वह लिन मो जैसा कैसे हो सकता है, एक बड़े पेड़ की खातिर इतनी सारी लंबी टांगों वाली प्यारी लड़कियों को त्याग कर। अगर वह नहीं गया, उसकी अकियामा युकारी, रेम, आयना सहालिम, टोमो मामी और उसकी अन्य सभी पत्नियों की देखभाल कौन करेगा? There were many items required, so it took Xiang Fei a full 10 minutes or more before he came tumbling out with all the stuff. मेज पर सब कुछ फेंकने के बाद उसने अपने माथे से नगण्य पसीना पोंछा और कहा, उफ, ये थका देने वाला था। मुझे दूसरों से कुछ उधार भी लेना पड़ा। यहाँ सब कुछ यहाँ है, देख लो। अगर कुछ भी गायब है तो मैं इसे तुरंत तुम्हारे लिए लाऊंगा। जियांग फेवन वास्तव में जोड़ना चाहते थे, पुराने सहपाठी, जब तक आप इस पेंटिंग को नष्ट कर सकते हैं और फिर जितनी जल्दी हो सके एक नया खरीद सकते हैं, आप सितारों के लिए पूछ सकते हैं और मैं उन्हें आपके लिए आकाश से तोड़ दूंगा। लिन मो ने सिर हिलाया और जियांग फेवन द्वारा तैयार किए गए उपकरणों की जांच की। वे सभी वास्तव में वहां थे। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो काम पर लगे। लिन मो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, औजार उठाए और फिर इसके बारे में बेहतर सोचा और उन्हें वापस नीचे रख दिया। आखिरकार कल जो उसने सीखा वह सिद्धांत था, और अब जब वास्तविक अभ्यास की बात आई तो वह वास्तव में अनिश्चित था। यदि चीजें खराब रहीं तो 10 मिलियन से अधिक मूल्य की येलो स्पैरो पेंटिंग बर्बाद हो सकती है। मेरे लिए बेहतर होगा कि मी हाई डोंग मुझे मौके पर ही कुछ मार्गदर्शन दे। जरूरत पड़ने पर कोई भी कुछ अतिरिक्त परामर्श शुल्क का भुगतान कर सकता है, उन्होंने कहा। इसे सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस विचार के साथ लिन मो ने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला, श्रीमान को पाया हाई डोन का वीचैट जिसे उसने कल जोड़ा था और उसे 10,000 युआन का ट्रांसफर भेजा था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते थे, जो कुछ हद तक इंटरनेट सेलिब्रिटी भी था, पैसा मदद मांगने का सबसे अच्छा तरीका था। अध्याय 152, तुमने आंसुओं से मुझसे लाखों कमाए और मैंने आंसुओं से तुमसे 10 मिलियन से अधिक कमाए। 3 और लिन मो ने कल मंचों पर पहले ही अपना होमवर्क कर लिया था, कीमत के संबंध में योग्य विशेषज्ञों से परामर्श किया था और वे सभी इस बात पर सहमत थे कि कीमत कम से कम इतनी होनी चाहिए। ज्ञान ही धन है। यदि येलो स्पैरो पेंटिंग अच्छी बनती है तो 11 मिस्टर हाई डोन को एक बड़ा लाल लिफाफा दे। जल्द ही हाई डोन ने संदेश का उत्तर दिया, लेकिन स्थानांतरण स्वीकार नहीं किया। भाई, बिना किसी चर्चा के समस्या पर पैसा मत फेंको यार। लिन मो ने वापस एक संदेश भेजा, क्या आप वीडियो कॉल कर सकते हैं? जरूर, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर ले, इस कीमत में स्ट्रिपिंग शामिल नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लंबे समय से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, या शायद ये सिर्फ उसका व्यक्तित्व है, लेकिन जब वह बात करता है तो काफी मनोरंजक होता है। एक शर्त यह है कि डेयुन सोसाइटी में गुओ को भी उसके लिए एक क्लाउड कैरेक्टर आरक्षित करना होगा। इससे पहले कि लिन मो जवाब दे पाता, हाई डोंग ने पहले ही वीडियो कॉल आमंत्रण भेज दिया था। एक बार वीडियो कनेक्ट होने के बाद लिन मो ने मेज पर रखी 5 हाउस पेंटिंग की ओर निशाना साधते हुए कैमरा घुमाया और कहा, ये पेंटिंग है, कृपया मेरी ओर देखें। ठीक है बड़े भाई, अपना कैमरा स्थिर रखो, उसे हिलाओ मत, मुझे तुम्हें देखने दो, हाई डोंग ने जवाब दिया। ओह, क्या वह किसी से मदद मांग रहा है? वह आवाज कुछ टिकटॉक के हाई डोंग जैसी लगती है, जो काफी लोकप्रिय है ना? प्राचीन वस्तु उद्योग में काम करने वाले जियांग वेनफेई ने निश्चित रूप से हाई डोंग की लाइव स्ट्रीम देखी थी। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग मूल्यांकन में अपना हाथ आजमाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन कभी पर्याप्त दर्शक नहीं मिले और अंततः उन्होंने इसे छोड़ दिया। उसने लिन मो की फोन स्क्रीन पर नजर डाली। क्या वह सचमुच हाई डोंग है? क्या लिन मो का उस प्रकार का कोई संबंध है? जियांग वेनफेई को संदेह था और वह करीब से देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, लगभग 6 फुट लंबा झांग येहुआ उसके सामने आया और ठंडे चेहरे से कहा, लिन अभी व्यस्त है, उसे परेशान न करना ही सबसे अच्छा है। अन्यथा यदि आप कोई परेशानी पैदा करते हैं तो मुझे बताएं, क्या हमें हमारे पैसे वापस करने चाहिए या नहीं? उसकी ऊंचाई का वास्तव में डराने वाला प्रभाव था, खासकर बंदर पतले जियांग वेनफेई के सामने खड़ा होना। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। मैं नहीं देख रहा हूँ, तुम जो चाहो करो, जियांग वेनफेई ने अपने होंठ भींचे और पीछे हटे हुए कहा, मैं बस यही खड़ा रहूंगा, तुम अपना काम करो। फिर सहमत हूँ, जो कुछ भी गलत होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं करीब भी नहीं आया। हम्फ, भले ही आप मा वैदू, लियू यकियान और लियू लुवानिक्सियोनिक को लाए, ये 500,000 पहले से ही मेरी जेब में है। इसे वापस थूकने की सोच रहे हैं? कोई मौका नहीं। उस समय लिन मो जियांग फेवन से परेशान नहीं हो सके और श्री के साथ विवरणों पर चर्चा करना जारी रखा हाई डोंग, लेकिन अन्य चित्रों के भीतर छिपी चित्रों की दुर्लभता ने इसे एक जटिल मुद्दा बना दिया। ऐसा करने में कुशल कारीगर अत्यंत दुर्लभ है, और अब लाइव प्रसारण पर होने के अतिरिक्त दबाव के साथ हाई डोंग केवल किनारे से मार्गदर्शन दे सकता है। लिन मो को भयावह गलतियां करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। झांग, यहाँ आओ और मेरे लिए फोन पकड़ो, लिन मो ने कहा। झांग येहुआ ने उससे फोन लिया, समझ गया। फिर हाई डोंग के निर्देशों के तहत लिन मो ने वह प्रक्रिया शुरू की जो उसने एक रात पहले सीखी थी।
किसी पेंटिंग को उजागर करने की दो विधियां हैं। एक भिगोने की विधि है, जिसमें पूरी पेंटिंग को एक घोल से गीला करना और फिर कागज की परतों को छीलकर एक से कई पेंटिंग को अलग करना शामिल है। हालांकि इससे स्याही फीकी पड़ सकती है और कुछ रंग नष्ट हो सकते हैं, और यह अधिक कठिन तरीका है। सबसे पहले घोल की संरचना और इसे कैसे मिलाएं। मॉम को नहीं पता, न ही हाइडोन को, इसलिए उन्हें दूसरा तरीका चुनना पड़ा, जल घुसपैठ। प्राचीन पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा करके गीला करने के लिए बेहतरीन स्प्रे का उपयोग करना, फिर चिमटी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके मूल पेंटिंग को धीरे धीरे नष्ट करना और उसके भीतर छिपी वस्तु की तलाश करना। यह तरीका अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन जोखिम भरा भी है। और मुख्य जोखिम यह है कि अनावरण होने तक किसी को पता नहीं चलता कि अंदर कोई और पेंटिंग छिपी है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो ये खोए हुए प्रयास और निवेश पर कोई रिटर्न नहीं मिलने का मामला है। लेकिन लिन मो के लिए यह कोई जोखिम नहीं था। उसे बस छिपी हुई छोटी पेंटिंग की विशिष्ट स्थिति का पता लगाना था और फिर उसे काट देना था। लिन मो के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा छोटी पेंटिंग के सटीक स्थान का पता लगाना था। वह बड़ी 5 हॉर्स पेंटिंग को नष्ट करने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह अत्यंत विनम्रता की आवश्यकता वाला कार्य था, जिसमें लिन मो का सिर झुका हुआ था। पानी छिड़कने, खुरचने, सुखाने, चिकना करने के लिए ब्रश करने और खुर वाले चाकू से काटने की प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद 5 हॉर्स पेंटिंग का ऊपरी बायां कोना कई छोटे छेदों के साथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। यह देखकर झांग यिहुआ का दिल पसीज गया। क्या चल रहा है? यहाँ तक कि वह भी, जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि प्राचीन चित्रों में क्षति ही वह आखिरी चीज है जो आप चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी खामी उनके मूल्य को काफी कम कर सकती है। इस टुकड़े की कीमत 10 लाख से अधिक है। इसे इतनी लापरवाही से कैसे क्षतिग्रस्त किया जा सकता है? पोश पनामेरा खरीदने के लिए इतना पैसा पर्याप्त है। टिकटॉक का हाइडोन, जिसे एक मास्टर के रूप में जाना जाता है, आखिरकार इतना प्रभावशाली नहीं लगता है। वह लिन मो को ऐसा काम करने का निर्देश क्यों देगा? जियांग वेनफेई ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार झांग यिहुआ ने उसे रोक दिया। हालांकि लिन मो को 5 फ्लोर्स पेंटिंग को नष्ट करते देखकर वह खुशी से गदगद हो गया। उन्होंने अपने अगले व्यापारिक सौदे की योजना भी बनाना शुरू कर दिया। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान स्टोर में आए कई ग्राहक, साथ ही पड़ोसी दुकानों के मालिक लिन मो की हरकतों से आकर्षित हुए। लिन मो की पद्धति को देखकर वे सभी चकित हो गए। पर्यटकों को यह मनोरंजक लगा, लेकिन अन्य दुकान मालिकों को 5 हॉर्स पेंटिंग का मूल्य पता था। इसकी कीमत कम से कम कई लाख है, कोई इसे मनोरंजन के लिए क्यों नष्ट करेगा? कई लोग जियांग वेनफेई से पूछने गए कि वास्तव में क्या हो रहा था। अध्याय 153, तुमने आंसुओं से मुझसे लाखों कमाए और मैंने आंसुओं से तुमसे 10 मिलियन से अधिक कमाए। एल_4 जियांग फेवन अभी भी पूरी तरह से भ्रमित था और स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं समझा सका। वे करीब आना चाहते थे, लेकिन सभी को झांग यिहुआ ने कई मीटर दूर रोक दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लिन मो को परेशान नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और यहाँ तक कि कुछ दुकान मालिक भी खबर सुनकर उत्साह देखने के लिए वहाँ आ गए। क्या चल रहा है? क्या जिक्सियांग हाउस में आज बड़ी बिक्री हो रही है? आराम से करो, तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया। नहीं, जाहिरा तौर पर कोई विशेषज्ञ कहीं से आया और उसने जिक्सियांग हाउस में उस 5 हॉर्स पेंटिंग पर 1.2 मिलियन खर्च किए। अब वह इसे नष्ट करने में व्यस्त है। उस चीज के लिए 1.2 मिलियन? क्या वह पागल है? क्या यह उस बच्चे जियांग फेवन द्वारा रचा गया कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता। वह आदमी भी पूरी तरह से चकित लग रहा है। वास्तव में क्या चल रहा है? रास्ता बनाओ, मुझे अंदर जाकर देखने दो। भीड़ बड़ी हो गई और बड़बड़ाहट तेज हो गई। विशेष रूप से कई दुकान मालिक जो जियांग फेवन के आसपास थे, पूछ रहे थे कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 4 महान परिवारों के कर्मचारी, जो प्राचीन वस्तुओं के बाजार के प्रबंधन के प्रभारी थे, भी पहुंचे। वे मूल रूप से एक बैठक के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जब उन्होंने जिक्सियांग हाउस के प्रवेश द्वार के आसपास भीड़ देखी तो उन्हें लगा कि परेशानी है और उन्होंने आकर देखने का फैसला किया। लेकिन उनके पहुंचने के बाद ही उन्हें पता चला कि क्या हुआ था। एक 5 हॉर्स पेंटिंग पर 1.2 मिलियन खर्च करे जो विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थी, और फिर किसी प्रकार का कला कार्य करे। जिज्ञासावश वे नहीं गए, लेकिन ये देखने के लिए रुक गए कि लिन मो किस तरह की चाल चलने वाली है। इस समय तक लिन मो, जो लगभग 30 मिनट से व्यस्त थे, ने अंततः आशा की एक किरण देखी। घोड़ों के दूसरे जत्थे के ठीक बगल में पानी की बूंदों की महीन बूंद छिड़कने के बाद थोड़ा अलग रंग उभरने लगा। ये स्पष्ट था कि यह येलो स्पैरो पेंटिंग का एक किनारा था। अरे, वह इसे बनाने वाला है। वास्तव में कुछ है भाई, तुम अमीर बनने जा रहे हो। एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग में कुछ भी सामान्य छिपा नहीं है, अन्यथा ये तकनीक इसके लायक नहीं होगी। ये सब देखकर हाइडोन भी बहुत उत्साहित था। जब लिन मो को एहसास हुआ कि किसी तरह उसका परिवेश लोगों से भर गया है, तो उसने अपने प्रयास जारी रखने के इरादे से अपनी दुखती भुजाओं को हिलाया। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे उन्होंने किसी राष्ट्रीय खजाने को देखने के लिए टिकट खरीदे हों। सभी उसके काम को ध्यान से देख रहे थे।
विशेष रूप से वे जो सबसे आगे खड़े थे, प्रत्येक की उपस्थिति असाधारण थी, स्पष्ट रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। काला सूट पहने एक आदमी ने लिन मो को अपनी हरकतें बंद करते देख पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? ये हजारों की कीमत वाली किसी चीज की बर्बादी है। वह कौन जियांगहुई था, जो कौन परिवार का व्यवसाय प्रबंधक था, जो बाजार में प्राचीन चित्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। उसके बगल में खड़ा था जिया परिवार का व्यवसाय प्रबंधक जिया तियान, जो मुख्य रूप से सिरेमिक प्राचीन वस्तुओं का प्रभारी था। अन्य दो क्रमशः जेड प्राचीन वस्तुओं और विविध प्राचीन वस्तुओं के लिए जिम्मेदार थे। ओह, ज्यादा कुछ नहीं, बस महसूस हो रहा है कि अंदर कुछ छुपी हुई चीजें हैं, उन्हें ढूंढ रहा हूँ, लिन मो ने उत्तर दिया। उसने इसे गुप्त नहीं रखा, इसके विपरीत उन्हें आशा थी कि जितने अधिक लोग आएंगे उतना अच्छा होगा, और जितने अधिक शक्तिशाली लोग आएंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे भी उसने पेंटिंग रखने की कोई योजना नहीं बनाई थी। एक बार जब पेंटिंग उजागर हो गई तो यदि उपस्थित कोई व्यक्ति इसे तुरंत खरीद सकता है, एक छोटी सी नीलामी आयोजित कर सकता है जहां सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतता है, तो क्या ये सही नहीं होगा? छुपी हुई बातें। लिन मो को सुनने वाले सभी लोग दंग रह गए। पेंटिंग के अंदर क्या हो सकता है? आम लोग मनोरंजन के लिए देखते रहे, जबकि विशेषज्ञ रास्ता देखते रहे। सामने खड़े कई जानकार दर्शकों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या यह एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग हो सकती है? कौन जियांगहुई ने अस्थायी रूप से पूछा, भाई क्या मैं देखने के लिए करीब आ सकता हूँ? चिंता न करें, मैं इस बाजार में पेंटिंग और सुलेख का प्रभारी प्रबंधक हूँ। मैंने पेंटिंग में कुछ अध्ययन किया है और मुझे आपकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने अभी अभी देखा और आपकी तकनीक को महसूस किया। ओह, उनका इरादा ये कहने का था कि यह काफी औसत था, लेकिन वह पीछे हट गए। लिन मो स्वाभाविक रूप से मदद के लिए तैयार थे। कोई बात नहीं, आ जाओ। कौन जियांगहुई करीब आए और उनके मूल रूप से शांत चेहरे पर एक पल में झुर्रियां पड़ गईं जब उन्होंने 5 हाउस पेंटिंग पर हल्के रंग दिखाई दिए। वास्तव में नीचे कुछ था, हालांकि उन्हें सटीक गुणवत्ता का पता नहीं था। ऐतिहासिक रूप से इस तकनीक का उपयोग करने वाली कोई भी पेंटिंग कभी भी औसत दर्जे की नहीं थी। यह अमूल्य होना ही था। कौन जियांगहुई ने अपने चेहरे के हाव भाव को बदले बिना अंदर ही अंदर एक तेज सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे भी वास्तव में ऐसी दुर्लभ और जिज्ञासु वस्तुओं में काफी दिलचस्पी है। मैंने अभी मालिक से पूछा है और आपने इसे 1.2 मिलियन में खरीदा है ना? तो अगर आप इसे मुझे 2 मिलियन में बेच दे तो कैसा रहेगा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसका पीछा कर रही जिया तियान ने फिर भी इसे स्पष्ट रूप से सुना। हालांकि जिया तियान चीनी मिट्टी की चीजें और प्राचीन वस्तुओं के प्रभारी थे, उन्होंने अन्य श्रेणियों में भी काम किया। कुछ गड़बड़ देखकर उसने तुरंत कहा, भाई मैं 3 मिलियन की पेशकश करूंगा, इसे मुझे बेच दो। इसके अलावा आप हाइडोन के साथ वीडियो कॉल पर हैं, ठीक है? मैं इस गंजे आदमी का भी दोस्त हूँ। जैसे ही वह बोल रहा था, जिया तियान ने वीडियो देखा और कहा, बाल्डी, क्या आपको अपना भाई तियान याद है? अपने दोस्त से बात करो और मुझे ये लेने दो। Herr Dang, on the other end of the video, hadn't expected that a simple video call would pull in all these people. He didn't want to muddy the waters and quickly said, Big T and I'm not familiar with the guy, I was just helping him take a look. यदि आप लोग किसी कीमत पर बातचीत कर रहे हैं तो इस पर आपस में चर्चा करें, मैं वास्तव में कुछ नहीं कह सकता, अपने भाई को दोष न दे। अन्य दो भी आगे, प्रत्येक ने खरीदने की इच्छा व्यक्त की। सबसे ऊंची बोली 5 मिलियन थी। गुडनेस ग्रेशियस, झाग ये हुआ जो निकटतम था स्तब्ध रह गया। 1.2 मिलियन में खरीदा और आधे घंटे से भी कम समय में ये 5 मिलियन तक पहुंच गया। प्रभावशाली, पैसा कमाने की इस दर पर मेरी छोटी बहन के लिए लिन मो की नौकरानी के रूप में काम करना असंभव नहीं होगा। जियांग फेवन और भी अधिक चकित था, उसे घटनाओं के इस मोड़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह उत्सुकता से जाल बिछाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या अंततः उसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। जब सभी ने सोचा कि लिन मो पैसे लेकर भाग जाएगा, तो अप्रत्याशित रूप से उसने बस अपना सिर हिलाया और कहा, सज्जनों, अपनी सांस बचाएं। हाँ, सच कहूँ तो मेरे पास नकदी की कमी नहीं है, मैं बस कुछ नया आजमाना चाहता था। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वास्तव में अंदर क्या छिपा है। इसके बाद लिन मो अपना सिर नीचे करके खुद को व्यस्त रखता रहा। मुझे मदद करने दो, सौदा तो सौदा होता है, लेकिन सद्भावना बनी रहती है, चलो दोस्त बने। कौन जियांगहुई ने लिन मो के हाथ से स्प्रे बोतल ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसमें पेशेवर हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप बेचते हैं या नहीं यह अलग बात है, लेकिन एक अच्छी चीज को नष्ट होते देखकर मुझे दुख होता है। धन्यवाद। लिन मो ने उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और निश्चित रूप से वह उसके किसी भी नापाक विचार रखने से नहीं डरता था। शुरुआत में बाजार में बहुत सारे लोग थे और लिन मो मिट्टी से नहीं बनी थी। अगर किसी ने उसे धमकाने की कोशिश की तो उन्हें रक्षासा शहर जाना होगा और पता लगाना होगा कि चिन केनान कैसे लापता हो गया। The others were also willing to help, but after all everyone has their expertise and they really couldn't do what Kong Jiangwei was capable of. उन दोनों ने एक साथ काम किया और एक विशेषज्ञ की मदद से इस प्रक्रिया में
काफी तेजी आई। कोन जियांगहुई वास्तव में विचारशील थे। उन्होंने लिनमो को काम करने के चरणों के बारे में समझाया, जिससे लिनमो को बहुत कुछ सीखने को मिला। जल्द ही कई जटिल चरणों के बाद 5 हाउस पेंटिंग के अंदर छिपी पीली स्पैरो पेंटिंग को बाहर निकाला गया। दर्शक करीब आना चाहते थे, लेकिन झांग यीहुआ ने अटल रुख के साथ सभी को रोके रखा। सामने बैठे 4 बड़े पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधक तब और भी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने पेंटिंग पर 8 महान पर्वतीय लोग झूदा के हस्ताक्षर देखे। उनमें से एक चिल्लाया, भाई 10 मिलियन, यह उचित कीमत है, आप चारों ओर जांच कर सकते हैं। 10 मिलियन वास्तव में कम नहीं था, लेकिन फिर भी सिस्टम की ऊपरी सीमा से नीचे था। लिनमो ने अन्य तीनों को देखा और पूछा, झूदा की पेंटिंग के लिए कोई बोली? अगर कीमत सही है तो मैं पास हो सकता हूँ, मुझे वास्तव में ये पेंटिंग पसंद नहीं है। दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा, 12 मिलियन। इस कीमत को सुनकर जियांग फेवन का चेहरा, जो पहले दुख से त्रस्त था, अब अत्यंत पश्चाताप से भर गया। अगर आसपास कोई नहीं होता तो उसने लिनमो को मारने और येलो स्पैरो पेंटिंग छीनने के बारे में भी सोचा। 10 लाख से अधिक, ये 10 लाख से अधिक है। उस पैसे से वह लग्जरी कारें चला सकता था और लड़कियों को उठा सकता था। वह पैसा उसका होना चाहिए था। आसपास खड़े लोग भी दंग रह गए और आपस में चर्चा करने लगे। इस तरह की अप्रत्याशित वर्षा आजकल बेहद दुर्लभ है। 1.2 मिलियन से 12 मिलियन तक की छलांग की बात तो दूर की बात है, 10 गुना। हाथ में फोन लिए लिनमो को देखते हुए झांग यीहुआ ने गहराई से सोचना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि न केवल अपनी बहन से बल्कि खुद से भी शादी करना एक उचित सौदा था। 12 मिलियन, यह एक एनिमेटेड श्रृंखला बनाने और यहाँ तक कि देश के पहले एए वीडियो गेम की योजना बनाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इससे पहले कि वे चर्चा समाप्त करें, कोन जियांगहुई ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, 15 मिलियन। मैं 15 मिलियन की पेशकश करूंगा, भाई। ये कोन परिवार के लिए सबसे ऊंची बोली है और निश्चित रूप से इस कमरे में सबसे ऊंची बोली है। अध्याय 154, करोड़ों कमाना। लिनमो ने एक और किंवदंती रची। _ 1, 10 लाख, 500, 10 लाख। मौन, पूर्ण मौन। एक क्षण के सदमे के बाद सभी की निगाहें पीली की ओर घूम गईं। स्पैरो पेंटिंग लिनमो के हाथ में थी, जो बहुत बड़ी नहीं थी और केवल कुछ पाठ के साथ 2 पीली गौरैया को चित्रित किया गया था। आसपास के दुकान के मालिक ठीक थे, उन्हें 8 महान पर्वतीय लोगों के झूदा, एक महान किंग राजवंश चित्रकार के बारे में कुछ समझ थी और उन्होंने पहले भी इसी तरह के दृश्य देखे थे। लेकिन जो पर्यटक इस उत्साह को देखने के लिए वहां मौजूद थे, वे सभी अवाक रह गए। समय समय पर आश्चर्य की सांसें सुनाई देती रही। हिस, बकवास, क्या ये सचमुच इतना मूल्यवान है? 15 मिलियन, हे भगवान, सिर्फ उस छोटी सी पेंटिंग के लिए यहाँ शहर के केंद्र में एक बड़े फ्लैट की कीमत। हे, वे अभिनय कर रहे होंगे, है ना? बाजार में लोगों को सस्ते दामों पर आकर्षित करने के लिए एक छोटा वीडियो बना रहे हैं। ऐसी युक्तियों पर विश्वास करते हुए आप ये भी मान सकते हैं कि मैं किन हुआंग हूँ। हालांकि आप गलत नहीं हैं, उनका अभिनय कौशल टिकटॉक पर लघु नाटकों में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की तुलना में बहुत बेहतर है। सिजल, ये दृश्य मुझे एक लॉटरी टिकट की याद दिलाता है जिसकी कीमत 220 मिलियन थी। बकवास मत करो, तुम्हें पता है वो सामने खड़े लोग कौन है? पूरे बाजार का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है। वे प्राचीन दुनिया की प्रमुख हस्तियां हैं। क्या वे यहाँ 15 मिलियन के लिए आपके लिए काम करने आएंगे? इन दिनों कौन जानता है, यहाँ तक कि शीर्ष सितारे भी लाइव सेलिंग कर रहे हैं, है ना? चाहे वह असली हो या नकली, इतनी अकूत दौलत मेरे पास क्यों नहीं गिरी? कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने सवाल उठाए। दूसरों ने सोचा कि हर कोई मूर्ख है, जबकि केवल उन्होंने ही सभी चीजों की वास्तविक प्रकृति को समझा था। जीवन हर तरह से भरा हुआ है और हर तरह की बातें कही गई। लिनमो को स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की चर्चाओं के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया, अकेले ही इससे उनके मूड पर असर पड़ने दिया। 15 मिलियन की कीमत वास्तव में सिस्टम द्वारा दी गई येलो स्पैरो पेंटिंग के मूल्य की ऊपरी सीमा थी। ये स्पष्ट था कि मास्टर कान, उपनाम कोन, वास्तव में यह पीला चाहता था। गौरे ये चित्रकारी, यहाँ तक कि वीचेट वीडियो में गंजा दंड शिक्षक हाई डोंट ने भी कहा, बड़े भाई, ये कीमत वास्तव में काफी स्वीकार्य है। यदि आप इसे क्रिस्टी के नीलामी घर में ले जाते हैं तो आपको संभवतः 1 या 2 मिलियन अतिरिक्त मिल सकते हैं, लेकिन नीलामी घर कमीशन और कर लेता है। हिसाब किताब करने के बाद शायद आपको उतना नहीं मिलेगा जितना अभी मिलेगा। लिनमो को इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता था और उसने चारों ओर देखा। ये देखकर कि अन्य 3 बड़े शॉट अब बोल नहीं रहे हैं, वह घबराया नहीं और सिर हिलाते हुए कहा, बधाई हो, एक बार जब आप पैसे चुका देंगे तो पेंटिंग आपकी हो जाएगी। कोन जियांगहुई ने राहत की सांस ली, ध्यान से येलो स्पैरो पेंटिंग प्राप्त की और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। क्या आपके पास शेंगमिन बैंक कार्ड है? मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। या आप एक क्षण रुक सकते हैं, मुझे पेंटिंग को नीलामी घर में रखने दीजिए और फिर हम धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक जाएंगे। जब तक आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति न हो तब तक बड़े लेन देन आसान मामला नहीं है। अन्यथा कम से कम सही तौर पर फंड का ऑडिट बैंकिंग नियामक आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।
शेंगमन बैंक अगेन। लिन मो को याद आया कि पिछली बार लॉटरी टिकट बेचते समय खरीदार ने उनसे शेंगमन बैंक कार्ड प्रदान करने के लिए भी कहा था। उसे लगभग 10 मिलियन प्राप्त हुए और किसी ने उसे नहीं बुलाया, किसी ने उसकी जांच नहीं की और किसी ने उससे करों का भुगतान करने के लिए नहीं कहा। यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन लिन मो को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ओह, मेरे पास शेंगमन कार्ड है, कृपया एक क्षण के लिए। लिन मो ने अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा और कहा, मिस्टर हाइडोंग, आज मैं आपका बहुत आभारी हूँ। एक बार जब मैं यहाँ सब कुछ कर लूंगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा बड़ा लाल लिफाफा भेजूंगा। भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? भविष्य में दुनिया को और अधिक देखने के लिए बस मुझे बाहर ले जाएं, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तियांगे कोंगे, आप व्यस्त हैं, इसलिए पहले 1:11 प्रस्थान करें। नीड टू गेट रेडी फॉर द लाइव स्ट्रीम सून। हाइडोंग ने सक्रिय रूप से वीडियो कॉल समाप्त कर दी। लिन मो ने कोंग जियांगहुई के वीचैट को जोड़ा और उसे अपना बैंक खाता नंबर भेजा। कोंग जियांगहुई बहुत कुशल थे। थोड़ी ही देर में ऑफशोर कैपिटल फंड कंपनी की ओर से फंड की सूचना आ गई। हालांकि यह पहले जैसा कंपनी का नाम नहीं था। कोंग जियांगहुई ने मुस्कुराते हुए समझाया, हस्तांतरण में थोड़ा समय लग सकता है, शायद आपके पैसे का उपयोग करने से पहले लगभग 2 या 3 घंटे। प्लीज रेस्ट एश्योर्ड ब्रदर, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू स्विंडल योर मनी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। मेरे 10 million or so is not a lot for me, he said. Having gone through similar experiences before, Lin Mo knew that large sums required an auditing process and nonchalantly smiled, no worries, I'm not in a rush to use the money. वह वास्तव में कोंग जियांगहुई द्वारा उसे धोखा देने से नहीं डरता था। आजकल वह धीरे धीरे भव्यता की भावना प्राप्त कर रहा था और बिना क्षुद्रता के मामलों से निपट रहा था। उसे धोखा देने की हिम्मत, उसके पास उन्हें पछतावा कराने के बहुत सारे तरीके थे। बाद में 3 अन्य प्रमुख परिवारों के बाजार प्रबंधकों ने भी लिन मो के वीचैट को जोड़ने का अवसर लिया। भले ही वे सुलेख और पेंटिंग के साथ साथ कोंग जियांगहुई को भी नहीं समझते हो, एक व्यक्ति जो नग्न आंखों से प्राचीन चित्रों में विवरण देख सकता है और सफलतापूर्वक एक और प्राचीन पेंटिंग की पहचान कर सकता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भले ही तर्क के लिए लिन मो इस बार बिल्कुल भाग्यशाली थे। मत भूलिए, किसी भाग्यशाली व्यक्ति के साथ बार बार जुड़ने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। ये थोड़ा अंधविश्वासी है, लेकिन उनके व्यापार से जुड़े लोग अनिवार्य रूप से उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिनका आम लोग उपहास करेंगे। पर कुछ विनम्र बधाइयों और छोटी सी बातचीत के बाद चारों बाजार प्रबंधक चले गए। इससे अधिक रोमांचक कुछ देखने को नहीं मिला। वे पर्यटक और अन्य दुकान मालिक भी तितर बितर हो गए। दुकान में केवल लिन मो, झांग येहुआ और जियांग फेइवन बचे थे। पेंटिंग को नष्ट करने की लिन मो की प्रक्रिया को कई लोगों ने लघु वीडियो में कैद किया और प्रमुख वेबसाइटों पर अपलोड किया। बाजार में मौखिक प्रचार के साथ लिन मो संभवतः एक बार फिर प्राचीन वस्तुओं के बाजार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। अध्याय 155, करोड़ों कमाना। लिन मो ने एक और किंवदंती रची। _2 आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी शहर जिले के पहले कृषि उत्पाद थोक बाजार में लोग अभी भी कभी कभी उसके अदरक शूट सौदे के बारे में बात करते हैं। कुछ को इसमें शामिल न होने का अफसोस है, जबकि अन्य को अफसोस है कि उन्होंने लिन मो को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। कई लोगों ने उनके दृष्टिकोण की नकल करने की भी कोशिश की, लेकिन वे दिवालिया हो गए और अपना सब कुछ खो बैठे। किसी पेंटिंग को नष्ट करना वास्तव में एक शारीरिक काम है। लिन मो ने अपनी पीठ घुमाई, जिसमें लंबे समय से दर्द नहीं हुआ था, फिर झांग येहुआ को थपथपाया, जो अभी भी लकड़ी के मुर्गे की तरह स्तब्ध था, और कहा, भौंकना बंद करो, चलो चलते हैं। आप दोपहर के भोजन के लिए क्या चाहते हैं? मैंने आज थोड़ा भाग्य कमाया, मेरा उपहार 15 मिलियन। 15 मिलियन, झांग येहुआ ने घबराहट में बड़बड़ाते हुए कहा, केवल 2 या 3 घंटों में आपने वास्तव में 10 मिलियन से अधिक की कमाई की। उनका विश्व दृष्टिकोण टूट रहा था। लोगों के बीच इतनी बड़ी दूरी क्यों है? ये याद करते हुए कि कैसे उसने निवेश में कुछ मिलियन की भीख मांगी थी, वह अब सिर्फ लिन मो के सीने में अपना चेहरा छिपाकर रोना चाहता था। साथ ही यह भी पूछना चाहता था कि क्या उसे पुरुष पसंद है। वह काला मोजा भी पहन सकता था। यदि वह काम नहीं करेगा तो गुलाबी बन्नी कान पहनने से भी काम चलेगा। आओ चलना शुरू करें। व्यापार में विशेषज्ञता ये ऐसी चीजें नहीं है जिनका आप पता लगा सकते हैं। बहुत अधिक सोचना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लिन मो ने हंसते हुए चिढ़ाया। फिर झांग येहुआ के कंधे पर अपना हाथ डाला और स्टोर से बाहर निकलने की ओर चल दिया। जहां तक 5 हाउस पेंटिंग का सवाल है, ये पहले से ही इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि इसका न तो संग्रहणीय मूल्य था और न ही बाजार मूल्य। इसे ले जाना बेकार था, इसलिए वह इसे स्मारिका के रूप में जियांग फेइवन को दे सकता था। झांग येहुआ लिन मो का हाथ अपने कंधे पर रखकर बेहोशी की हालत में बाहर चला गया। तभी जियांग फेइवन, जो होश में आ गया था, भागा, उनका रास्ता रोका और धीमी आवाज में चिल्लाया, रुको, आप नहीं जा सकते। हम सब कुछ हो जाने और अपना लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद लिन मो को ऐसे क्षुद्र चरित्र के साथ उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अधीरता से कहा, अब क्या कुछ और है? तुम। जियांग फेइवन कांप उठा और उसने लिन मो की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि पेंटिंग में कुछ है और विशेष रूप से आज मुझे धोखा देने आया था?
उसका निराश और गंदा रूप लिन मो को हंसाने के लिए काफी था। वह वास्तव में कहना चाहता था, जब आप अहंकारी और जिद्दी थे तो मुझे आप अधिक अच्छे लगते थे। क्या आप उस पर वापस जा सकते हैं? झांग यीहुआ भी अपने होश में वापस आ गया। वह भी जियांग फेइवन को नापसंद करता था। ये देखकर कि लिन मो थोड़ा नाराज हो गया, उसने अपना तिरस्कार छिपाए बिना जियांग फेइवन को जबरदस्ती धक्का दे दिया। क्या तुमने नहीं सुना, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते? क्या तुम मुझसे मेरे पैसे लूटना चाहते हो? त्याग देना। जियांग फेइवन पतला होने के कारण लगभग लड़खड़ा गया और झांग यीहुआ के धक्का से जमीन पर गिर गया। हालांकि लिन मो मुस्कुराते हुए जियांग फेइवन के पास आए, अपना थोड़ा अस्त व्यस्त कॉलर सीधा किया और कहा, यह एक बेतुका अनुमान था और मैं भाग्यशाली निकला। क्या आपके पास अभी भी कई अच्छी पेंटिंग नहीं है? शायद उनमें भी कुछ छिपा हो। यदि आप भाग्य बनाना चाहते हैं तो स्वयं की तलाश करें। फिर नमस्ते। इतना कहने के बाद लिन मो ने जियांग फेइवन को कंधे पर थपथपाया, उसकी कातिल निगाहों की परवाह नहीं की और दुकान से बाहर निकल गया। हा, अद्भुत। झांग यीहुआ हंसी के अलावा कुछ नहीं कर सका और कहा, मिस्टर लिन, आपको जियांग फेइवन का चेहरा देखना चाहिए था जब किसी ने 10 मिलियन की बोली लगाई थी। ऐसा लगा जैसे उसने गंदगी खा ली हो, और जब कोई 15 मिलियन की बोली लगाता है तो और भी अधिक। मुझे लगता है कि मैं उस अभिव्यक्ति को जीवन भर याद रखूंगा। कोई बात नहीं, मुझे आज रात उस आदमी का उदास चेहरा बनाना है और उसे शेन गोनबाओ के लिए उपयोग करना है। यह एकदम फिट है। इस तरह हंसते हुए झांग यीहुआ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने बगल में लिन मो की जांच की। शांत और संयमित इत्मीनान से टहल रहा था, जैसे कि कोई उत्साह न हो। वह लिन मो को घूरने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, ओल्ड लिन, तुम कुछ अजीब लग रहे हो। लिन मो ने नीचे अपने कपड़ों की ओर देखा और प्रतिवाद किया, क्या हुआ? क्या खराब लग रहा है? 15 मिलियन यानी पूरे 15 मिलियन। आप इसके साथ एक बेंटली या लाफेरारी खरीद सकते हैं, या युहांग शहर के केंद्र में कई बड़े अपार्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। झांग यीहुआ की आंखें खुली रह गईं। उसने आगे बढ़ने से पहले लिन मो की बार जांच की। लेकिन आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि अभी भी मैं इतना उत्साहित था कि मैंने लगभग पेशाब कर दिया था, लेकिन आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे यह आपका पैसा नहीं बन रहा है। अजीब, बहुत अजीब। झांग यीहुआ को अधिक से अधिक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वास्तव में लिन मो को कभी नहीं जानता था। लिन मो जब पहली बार युहांग आए थे तो वे एक तरफ थे, लेकिन इस बार वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहे थे। पिछली बार आप उसके बारे में कुछ हद तक नौसिखिया होने का एहसास कर सकते थे, खासकर जब वह अपने क्लास ग्रुप में दिखावा करने के लिए एक ग्रुप फोटो के लिए अपने स्टूडियो के सभी कर्मचारियों को खींचकर चला गया था, और वह सिर्फ 3 मिलियन का निवेश था। लेकिन इस बार यह आकस्मिक रूप से 10 मिलियन से अधिक की कमाई थी। 3 मिलियन के निवेश से बिल्कुल अलग अवधारणा। लेकिन लिन मो ने इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। अंदर से बाहर तक शांति फैल रही थी, मानो लिन मो के लिए असली सोने और चांदी में 10 मिलियन आभासी सिक्कों में 10 मिलियन से अलग नहीं थे। इसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता, बस इसका कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। कोई व्यक्ति 2 महीने से कुछ अधिक समय में इतना कैसे बदल सकता है? इन 2 महीनों में वह वास्तव में क्या कर रहा है? क्या किसी को उत्साहित होना चाहिए? झांग यीहुआ की याद दिलाते हुए लिन मो को भी अपने बदलाव का एहसास हुआ। क्या चल रहा है? अध्याय 156, करोड़ों कमाना। लिन मो ने एक और किंवदंती रची। _3। उसने 10 मिलियन से अधिक की कमाई की थी, तो वह इसे लेकर बहुत उत्साहित या रोमांचित क्यों नहीं था? यदि ऐसा अतीत में हुआ होता तो 10 मिलियन तो क्या, 10 मिलियन गुआनशु युवानबाओ भी उसे पूरी रात उत्साह से जगाए रखते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उतना उत्साहित नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद ये वास्तव में समझ में आया। बहुत सारी जापानी एक्शन फिल्में देखने के बाद किसी के उत्साह की सीमा बढ़ जाती है। लिन मो ने जानबूझकर मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, पैसा सिर्फ एक बाहरी संपत्ति है, सिर्फ 10 मिलियन से अधिक। इसके बारे में बहुत रोमांचित होने की कोई बात नहीं है। राक्षस शहर में घर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आप डिवाइन एंथ्रोनमेंट एनीमे बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो आप निश्चित रूप से केवल मिलियन से अधिक कमाएंगे। झांग यीहुआ, जैसे कि ऊर्जा बूस्टर का इंजेक्शन लगाया गया हो, ने जोर से सिर हिलाया और कहा, मिस्टर लिन, मैं आपके शुभ शब्दों को दिल से लगाऊंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। आइए 11 आज की कमाई का जश्न मनाने के लिए आपको एक अच्छा दोपहर का भोजन खिलाएं। लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा और अवसर का लाभ उठाते हुए ली जिनविन को वीचैट वीडियो निमंत्रण भेजा। लगभग दोपहर हो चुकी थी और वे संभवतः जल्द ही दोपहर का भोजन करेंगे। यदि उनके पास समय होता तो वे शामिल हो सकते थे। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्नी और बेटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हालांकि लिन मो को यह उम्मीद नहीं थी कि ली जिनविन पहले ही लिन जियाओक्सियाओ और झांग यीहुआ की बहन के साथ खरीदारी करने गए थे। उसके बाद कपड़े के बाजार के 2 कुली थे, जिन्हें सीधे तौर पर बताया गया था कि वे दोपहर का भोजन खुद ही संभालेंगे और उनकी तलाश नहीं करेंगे। असहाय होकर दोनों व्यक्तियों को अकेले ही बाहर भोजन करना पड़ा। दोनों ने थोड़ी चुस्की भी ली।
दोपहर के भोजन के बाद दोपहर में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, इसलिए लिन मो और झांग यहुआ बाजार में घूमते रहे। केवल भाग्य लिन मो को कोई बड़ी खोज नहीं करने देगा। जेड के कुछ टुकड़े जो उन्होंने आंख मूंद कर दोपहर में खरीदे थे, वे अधिक अनुमान वाले निकले और किसी ने भी लाभ नहीं कमाया। ये स्पष्ट था, लिन मो की शुरुआती किस्मत खराब हो गई थी। हालांकि एक दिलचस्प बात थी, लिन मो जहां भी दिखाई देते थे वह अनिवार्य रूप से ध्यान का केंद्र बन जाते थे, भीड़ का ध्यान। प्रत्येक स्टॉल मालिक उसे बिना पलके झपकाए देखता रहा, इस डर से कि कहीं उसे उनके स्टॉल पर मोलभाव न मिल जाए। और जिन प्राचीन वस्तुओं को लिन मो ने देखने के लिए लापरवाही से उठाया था, कीमत के बारे में पूछा था या यहाँ तक कि बस कुछ और बार देखा था, उसके दूर जाने के बाद हाथापाई का लक्ष्य बन जाएगा। बहुत अधिक प्रसिद्ध होना काफी परेशानी भरा हो सकता है। उसे किसने बताया कि उसे सुबह 10 मिलियन से अधिक मूल्य की गड़बड़ी मिली है। अंततः जैसे ही शाम ढली, जेड कच्चे पत्थर की नीलामी शुरू होने वाली थी। वानमिंग नीलामी घर 4 प्रमुख परिवारों के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में है और जियांग प्रांत में सबसे बड़ी नीलामी है। The auction house is located at the very center of the market and has a 7-story oval structure, with each floor stacking above the previous one, somewhat reminiscent of the Temple of Heaven in Imperial Capital, symbolizing the unity of heaven and earth in a round sky and square land. नीलामी घर की पहली मंजिल विशाल है, जिसमें बहुमूल्य संग्रहणीय वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित है, जो एक लघु संग्रहालय की तरह है। सुबह में बेची गई लिन मो की पेंटिंग भी लगाई गई थी, जो वर्तमान में मास्टरपीस क्षेत्र में 7वें स्थान पर है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वहां बहुत अधिक सुरक्षाकर्मी नहीं थे। हालांकि दिखाई दे रहे गश्ती गार्डों के अलावा लिन मो ने कई सादे कपड़ों वाले अधिकारियों को भी हॉल में टहलते हुए देखा। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी और आगंतुकों पर नजर रख रही थी। इन सुरक्षा कर्मचारियों ने अपने इरादों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। यह उन अंगरक्षकों के समान था जिन्हें लिन मो ने मिंगयुआन झील के किनारे चेन शानहे के साथ देखा था। चेन शानहे के बारे में सोचते हुए लिन मो को स्वाभाविक रूप से चेन कैनन की याद आ गई। उस आदमी को अभी भी पता नहीं है कि उसके दादा वास्तव में उसके जैविक पिता हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब लिन मो के पास कुछ खाली समय होगा तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे सही समय पर बताएगा। नीलामी घर की पहली मंजिल सार्वजनिक है, लेकिन दूसरी मंजिल तक जाने के लिए किसी को अपनी संपत्ति सत्यापित करनी होगी या नीलामी घर से निमंत्रण लेना होगा। प्रत्येक अगली मंजिल के लिए यही प्रक्रिया लागू होती है। आप जितना ऊपर जाएंगे, नीलाम की गई वस्तुएं उतनी ही महंगी हो जाएंगी और सत्यापन की शर्तें उतनी ही सख्त हो जाएंगी। लॉबी में जानकारी की जांच करने के बाद लिन मो को पता चला कि जेड के जिस टुकड़े में उनकी रुचि थी, उसकी चौथी मंजिल पर नीलामी होनी थी। उन्होंने ऊपर जाने से पहले कर्मचारियों के साथ संपत्ति सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरने की योजना बनाई थी, लेकिन लिन मो को आश्चर्य हुआ। सत्यापन करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया और वे कौन परिवार से थे। स्टाफ सदस्य ने उल्लेख किया कि लिन मो कौन परिवार का मित्र था और सभी नीलामी घरों की छठी मंजिल से नीचे स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। ठीक है, लिन मो ने उस समय कौन जियांग हुई की बातों को वास्तव में दिल पर नहीं लिया था। हर कोई चापलूसी करना जानता है और दोस्ती की बातें अतिरिक्त 500,000 से कम मूल्यवान है। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एक प्रमुख परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त होने से कुछ वास्तविक व्यवहारिक लाभ हो सकते हैं। चौथी मंजिल पर आसानी से पहुंचने के बाद लिन मो और झांग यहुआ को अपनी सीटें मिल गई और वे बैठ गए। चूंकि नीलामी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। लिन मो और झांग यहुआ दोनों इस तरह के दृश्य के लिए नए थे। स्वाभाविक रूप से हॉल के चारों ओर देख रहे थे और आसपास के लोगों को ध्यान से देख रहे थे। जब वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और वातावरण में इधर उधर इशारा कर रहे थे, तो कैजुअल टैंक पोशाक पहने, कई प्राचीन सामानों से सजे और बंदर की तरह दुबला और फुर्तीला दिखने वाला एक आदमी वास्तव में उनके बगल में बैठ गया। तभी तो तीनों सन्न रह गए। पूरे 10 सेकंड के बाद ये झांग यहुआ ही थी जिसने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने भौहें सिकोड़कर गुस्से से पूछा, पुराने सहपाठी, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा करना पड़ेगा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक छोटी सी डील मिल गई है कि अब तुम हम पर नजर रख रहे हो? जियांग फेवन, अध्याय 157, करोड़ों कमाना। लिन मो ने एक और किंवदंती रची। _4, तुम मादरचोद, तुम्हारा पूरा परिवार मादरचोद। जब से लिन मो और झांग यहुआ दोपहर को चले गए, जियांग फेवन पूरे दिन अपने गुस्से से शांत नहीं हो पाया। 1.5 करोड़ फ्लिस की दुकान उसके सहित कुल मिलाकर इतने पैसे के लायक नहीं थी। स्टोर में प्राचीन वस्तुओं और सुलेख पर अतिरंजित मूल्य टैग से मूर्ख मत बनो। सच तो यह है कि वहां केवल कुछ ही वस्तुएं थी जो वास्तव में मूल्यवान थी। कीमतें केवल दिखावे के लिए, पर्यटकों को धोखा देने के लिए थी। उनके लाभ का मुख्य स्रोत कुछ हजार मूल्य की कुछ पेंटिंग और सुलेख, साथ ही पर्यटकों द्वारा खरीदी गई कुछ आधुनिक कलाकृतियां थी। उसने सोचा था कि उसने अपने चाकू की धार बहुत अच्छी कर ली है और आज वह एक मोटे सुअर को काटने वाला है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जोकर बन जाएगा। खासकर उस दुश्मन को जिसने उसकी प्रिय महिला को चुरा लिया था, उसे हत्या करते हुए देखना उससे भी अधिक असहनीय था जैसे उन्होंने उसे मार ही दिया हो। पूरी दोपहर जियांग फेवन का स्टोर खोलने का मन ही नहीं हुआ। वह अवसाद से ग्रस्त किसी व्यक्ति की तरह था जिसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था।
बाद में जब वह स्वीकार नहीं कर सका कि क्या हुआ था, तो उसने एक एक करके शेष कुछ खजानों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वह भी कोई सौदा खोजना चाहता था। जरूरी नहीं कि वह लिन की तरह 15 मिलियन कमा ले, लेकिन 5 मिलियन भी कमा लेगा। 3 मिलियन भी ठीक होंगे। यदि उसने सेकंड हैंड फेरारी के लिए पर्याप्त कमाई कर ली, तो क्या वह बार में महिलाओं को भी नहीं ले जा सकता था? एक बार जब उसकी जुए की भावना भड़क उठी, तो उसे दुकान की हर पेंटिंग में छिपे हुए खजाने दिखाई देने लगे। उन्होंने ये भी कल्पना करना शुरू कर दिया कि वांग मिन की प्रसिद्ध गे जिचुआन रिलोकेटिंग भी उनके स्टोर की एक पेंटिंग में छिपी हो सकती है। क्या उसे प्रयास करना चाहिए? जियांग फेवन ने स्प्रे बोतल उठाए और फिर उसे नीचे रख दिया, लेकिन असंतुष्ट महसूस करते हुए उसने इसे कभी न खत्म होने वाले चक्र में फिर से उठाया। लेकिन अंत में उनमें मूल्यवान प्राचीन चित्रों के साथ प्रयोग करने का साहस नहीं था, जैसा कि लिनमो ने किया था। यदि वह शर्त हार गया, तो उसके नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। क्रोधित फिर भी स्थिति से बाहर और पूरे दिन कुछ भी खाने में असमर्थ, जियांग फेवन ने नीलामी घर में अपनी किस्मत आजमाने के बारे में सोचा कि क्या वह अपने अशांत दिल को खुश करने के लिए कुछ पैसे कमा सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नीलामी घर में लिनमो और झांग यीहुआ नेमेस की इस जोड़ी से टकराएगा। तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? तुम्हारे स्तन बड़े हैं या मोटी गांड है? या क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? आप बीमार हो। जियांग फेवन सचमुच टूट गया। कुछ वाक्य बुदबुदाते हुए उन्होंने हाथ उठाया और स्टाफ से अपनी सीट बदलने को कहा। झांग यीहुआ ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और खदबदाते हुए कहा, क्या आप परेशानी की तलाश में हैं, बच्चे? बस यीहुआ, बैठ जाओ। किसी के लिए परेशान क्यों होना? लिनमो ने झांग यीहुआ को ब्लॉक कर दिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारा मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हुए झांग यीहुआ को यह मनोरंजक लगा और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, उसे शाप देने दो। मुझे बस कुछ लोगों के नपुंसक क्रोध और ढहते बचाव को देखना अच्छा लगता है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी नहीं की, और जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसके शब्द जियांग फेवन तक पहुंच गए। उसका पहले से ही क्रोधित चेहरा तुरंत और भी बदसूरत हो गया। वह अपनी जगह पर रुक गया। वो उड़ जाना चाहता था, लेकिन झांग यीहुआ की भारी काया को याद करते हुए उसने अपना गुस्सा निगल लिया। जल्द ही हॉल अधिक लोगों से भरने लगा और खाली सीटें कम हो गईं। इस बीच लिनमो ने ली जिनवेन को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वह एक नीलामी में भाग लेंगे और देर से लौट सकते हैं। लिन जिनवेन बहुत समझदार थे। उन्होंने लिनमो को कड़ी मेहनत करने और अंकल ताई को निराश न करने के लिए कहा, प्रिय, जब मैं आज रात वापस आऊंगा तो मुझे बहुत अच्छी खबर मिलेगी। कौन सी बड़ी खुशखबरी? क्या आप मुझे अभी नहीं बता सकते? नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना रहस्यमय? ठीक है, फिर अपने व्यस्त काम के साथ आगे बढ़ें। लिनमो ने ली जिनवेन को एक संदेश भेजा। अब तक वह पहले से ही कल्पना कर रहा था कि आज रात ली जिनवेन की अभिव्यक्ति क्या होगी जब उसे पता चला कि उसने लाखों कमाए हैं। ये निश्चित रूप से रोमांचकारी होगा। लिनमो मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके लिए थोड़ा उत्सुक था। ठीक 7:30 बजे परिचारिका ने नीलामी हॉल के दरवाजे बंद कर दिए और अन्य स्टाफ सदस्यों ने नंबर प्लेटें बांटना शुरू कर दिया। सीटें पंजीकृत पहचान से जुड़ी थी, लेकिन नंबर कार्ड बाद में बोली लगाने के लिए थे। आखिरकार मूल ग्राहकों की कुल संपत्ति 10 मिलियन से अधिक थी। वे उत्कृष्ट आचरण वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कोई भी शोर शराबा नहीं कर रहा था और हर कोई नीलामी शुरू होने का चुपचाप इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद हॉल में रोशनी कम हो गई, मंच की रोशनी तेज हो गई और पीछे की ओर विशाल एलईडी स्क्रीन जल उठी, जिससे मंच पर डिस्प्ले स्टैंड दिखाई दे रहा था, जिससे पीछे बैठे दर्शकों को हर विवरण स्पष्ट रूप से देखने को मिल गया। शुभ शाम देवियों और सज्जनों। आज की नीलामी में भाग लेने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए धन्यवाद। मैं जियाओया हूँ, वानमिंग नीलामी घर का मुख्य नीलामी करता। जैसे ही उसकी नाजुक आवाज धीमी हुई, सुडौल आकृति वाली लाल चोंगसिम पहने एक खूबसूरत महिला डिस्प्ले स्टैंड के पास चली आई। 2 स्टाफ सदस्यों ने नीलामी के लिए पहली वस्तु को स्टैंड पर रखा। हमारा पहला आइटम किंग राजवंश योंगझेंग युग की नकल आर्यो तियानकिंग चमकदार आयताकार फूल का बर्तन है। शुरुआती बोली 500,000 युआन है। बोली में प्रत्येक वृद्धि 10,000 युआन से कम नहीं है। मंच पर मौजूद महिला माहौल को उत्तेजित करने में माहिर थी। उसकी हर मुस्कुराहट और भाव भंगिमा किसी के दिल को छूती हुई प्रतीत होती थी। कई बोली लगाने वाले थे और कुछ ही समय में नकली आर्यो तियानक्विन ग्लेज्ड आयताकार फूल के बर्तन की कीमत 950,000 युआन तक पहुंच गई। मंच पर आकर्षक नीलामकर्ता जियाओया को देखते हुए झांग यीहुआ ने कहा, हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने वास्तविक दुनिया में ऐसी शीर्ष महिला का सामना किया है। सचमुच अमीरों की खुशियां मैंने पहले कभी नहीं समझी थी। और लिन, यदि आप प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते तो ये सामान्य बात है। मैं अब आपको समझता हूँ। अध्याय 118 करोड़ों कमा रहा है। लिनमो ने एक और किंवदंती रची। लिनमो, क्या तुम अपने चाचा को बिल्कुल भी समझते हो? हालांकि ऐसी चीजों को समझाया नहीं जा सकता। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, यह उतना ही अधिक गंदा होता जाएगा।
लिन मो ने बस लाइव वायर को नजरअंदाज करने का फैसला किया और चेन केनान मामले की नवीनतम जानकारी और चेन शानहे और लवकाय समूह से संबंधित जानकारी के लिए अपने फोन की जांच की। बाई फैन के बारे में भी कुछ जानकारी थी। ये ऐसे कार्य थे जो लिन मो को हर दिन करने होते थे। भले ही उन्होंने चेन केनान से निपटा था, जो लुआगुआन गांव के 139 कस्टम निर्मित घर में कभी नहीं मिलेगा, वह जानता था कि अगर चेन शाने ने चेन केनान की हर एक गतिविधि का पता लगाने पर जोर देते हुए जाने से इनकार कर दिया तो यह एक अलग कहानी होगी। यह संभावित रूप से इस तथ्य को उजागर कर सकता है कि उनके अपने पिता मजदूरी मांगने के लिए लवकाय समूह में गए थे और चेन केनान ने उन्हें एक कार दुर्घटना में मरने की व्यवस्था की थी। हालांकि यह संभावना नहीं थी कि चेन शानहे ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, लेकिन खेद जताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। लिन मो को लगा कि इन मामलों पर तब तक नजर रखना जरूरी है जब तक कि चेन कायनान से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से छुप नहीं जाते, जब तक चेन शाने ने अपनी जांच नहीं छोड़ दी। अन्यथा यदि वास्तव में कुछ उजागर होता तो वह पूरी तरह से पकड़ा जाता। उसे बाई फैन के बारे में जानकारी की निगरानी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए था क्योंकि बाई फैन चेन केनान को मार गिराने के अगले दिन ही गायब हो गया था। लिन मो को संदेह था कि यह लगभग निश्चित रूप से चेन शानहे से संबंधित था। आखिरकार बाई फैन चेन कायनान की जांच कर रहे थे, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए चेन शानहे के लिए यह संदेह करना उचित होगा कि बाई फैन चेन कायनान के लापता होने में शामिल थी। बाई फैन के बारे में जानकारी लिन मो की एक योजना से जुड़ी थी। दुर्भाग्य से अब तक बाई फैन के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लिन मो अपने फोन पर जानकारी ब्राउज करते हुए थोड़ा सा घबरा गए। जहां तक मंच पर सुंदरता की बात है, लिन मो कभी कभी उसकी सराहना करने के लिए कुछ क्षण निकाल लेती थी। भोजन और सेक्स मानव स्वभाव है और लिन मो कोई संत नहीं थे, लेकिन वह सब कुछ था प्रशंसा। उनके मन में कोई भी गलत तरह का विचार नहीं था। झूठ यह नहीं भूलेगा कि उसकी पत्नी ने शुरुआत में उसके साथ रहकर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव झेला था, और वह स्पष्ट रूप से जानता था कि पिछले दशक में उन्होंने एक साथ कितनी कठिनाइयों का सामना किया था। उसकी पत्नी को धोखा, जब तक किसी दिन उसका दिमाग खराब न हो जाए वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। नीलामी जारी रही। वस्तुओं की शुरुआती कीमतें ऊंची और अधिक महंगी होती गईं। कुछ बिना बिके रह जाएंगे, जबकि अन्य ऊंचे दामों पर नीलाम हो जाएंगे। जियांग फेइवन की भी नजर नीलामीकर्ता के सेक्सी फिगर पर थी, और विशेष रूप से उसके चोमसम के ऊंचे स्लिट्स पर दिखाई देने वाली त्वचा की झलक पर, जब उसने छोटी छोटी हरकतें की जिससे वह लगातार अपनी लार निगलने लगा। उसने वास्तविकता में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इसने उसे नीलामीकर्ता के बारे में पहले से ही अपने दिमाग में 1000 बार कल्पना करने से नहीं रोका। दरअसल भीड़ में ऐसे बहुत से लोग थे जो जियांग फेइवन के विचारों से सहमत थे। लगभग 1 घंटे या उसके बाद एक बार जब अंतिम संग्रहणीय वस्तु की नीलामी हो गई तो कोई नई वस्तु नहीं लाई गई। इसके बजाय लगभग 2 मीटर व्यास वाला एक जेडाइट बोल्डर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया। यह स्पष्ट था कि जेडाइट बोल्डर को आधा काट दिया गया था। हालांकि कटी हुई सतह पर हरा रंग दिखाई दे रहा था, लेकिन रंग अच्छा नहीं था और कुछ अशुद्धियां थी जिससे गुणवत्ता औसत हो गई। इस छवि की उपस्थिति ने नीलामी हॉल में कई लोगों को सीधा खड़ा कर दिया। नीलामी के पिछले घंटे के दौरान उनमें से अधिकांश ने बमुश्किल बोली लगाई थी या किसी नीलामी में भाग लिया था, क्योंकि वे आज रात विशेष रूप से जेडाइट बोल्डर के इस टुकड़े के लिए नीलामी में आए थे। जियांग फेइवन के लिए भी यही सच है। नीलामीकर्ता जियाओया एक पेशेवर मुस्कान के साथ स्क्रीन के पास खड़ी थी। परिचय देते हुए, देवियों और सज्जनों, जियाओया देख सकती है कि हर कोई जेडाइट बोल्डर के इस टुकड़े में बहुत रुचि रखता है और कुछ तो बोली लगाने के लिए भी उत्सुक है। लेकिन कृपया मुझे अपने समय का एक कीमती मिनट निकालकर उन मेहमानों को इस जेडाइट बोल्डर की कहानी बताने की अनुमति दें जो अभी भी इसकी उत्पत्ति से अनजान है। जियाओया मुस्कुराती रही। यह पता चला कि इस जेडाइट बोल्डर में ज़ेग परिवार द्वारा निवेश किया गया था, जो जेड और प्राचीन वस्तुओं में विशेषज्ञता रखने वाले 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। खरीद मूल्य काफी अधिक था, जिसकी लागत 14 मिलियन युआन से अधिक थी। ज़ेग परिवार को इस पत्थर से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इसे 2 बार काटने के बाद उन्हें अंदर जेडाइट की गुणवत्ता खराब मिली। सवाल न केवल पैसे कमाने का था, बल्कि उन्हें 2 मिलियन युआन मूल्य की सामग्री भी मिल पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या थी। एक बड़ा परिवार इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता था। उनके पास जुए का इतना गहरा शौक नहीं था और वे इसे एक असफल निवेश मानते थे, इसलिए उन्होंने सीधे जेडाइट बोल्डर को नीलामी में फेंक दिया, जिससे कुछ वित्तीय नुकसान की भरपाई हो सकती थी और यातायात को आकर्षित करने के लिए बाजार में कुछ हलचल भी पैदा हो सकती थी। प्राचीन बाजार के मालिकों और कुछ पेशेवर जेडाइट बेटर्स के लिए इस तरह के जेडाइट बोल्डर इसकी कम कीमत के साथ और एक प्रमुख परिवार के पेशेवर मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन किया गया है, तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक कि कीमत बहुत अधिक न हो। वे इससे कुछ कमाई कर सकते हैं, बस इसे प्रबंधित करने में बहुत अधिक समय लगेगा। बड़े परिवार को इस छोटी राशि को कमाने की परवाह नहीं थी, लेकिन उनके लिए यह एक भारी लाभ का प्रतिनिधित्व करता था। नीलामीकर्ता जियाओया ने कटे हुए जेडाइट बोल्डर के क्रॉस सेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि जियाओया जेडाइट जुआ मास्टर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन मुझे जेडाइट बोल्डर के बारे में कुछ ज्ञान है। 25 ईयर ड्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, जो बिना किसी परेशानी के लगभग 1,10,000 युआन में
बिकेंगे। डॉट उद्धरण चिन्ह। बेशक अगर इस शिलाखंड पर एक और कटौती की जाती है और उच्च गुणवत्ता वाली जेडाइट सामने आती है तो कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है। अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि रात का आखिरी खजाना जेडाइट बोल्डर नीलामी के लिए है। अध्याय 159 करोड़ों कमाना। लिन मो ने एक और किंवदंती रची। शुरुआती बोली 2.8 मिलियन युआन। जैसे ही उसके शब्द गिरे किसी ने तुरंत बोली बढ़ा दी 3 मिलियन। एक अन्य व्यक्ति ने कॉल करके कहा 3.2 मिलियन, 33 मिलियन, 3-5 मिलियन, 38 मिलियन। बोली के पहले दौर का शिखर धीरे धीरे बीत गया और कीमत 3-8 मिलियन पर स्थिर हो गई। ये वास्तव में सबसे ऊंची कीमत थी जिसकी हर किसी ने अपने दिल में उम्मीद की थी। यदि बोलियां और अधिक बढ़ गईं, तो पैसा खोने की संभावना 50% से अधिक हो जाएगी। उनमें से अधिकांश व्यवसाय के मालिक या जुआ पत्थर उद्योग के विशेषज्ञ थे। वे इतनी आसानी से आवेगी नहीं थे। सब कुछ लगातार पैसा कमाने पर आधारित था, तर्कहीन जुआरी बनने पर नहीं। जियाओ या सम्मान के संकेत के रूप में थोड़ा आगे की ओर झुकी और शर्म से बोली लगाने वाले नंबर 77 ने 3.8 मिलियन की बोली लगाई। क्या कोई है जो इससे अधिक कीमत देना चाहेगा? Whispers arose from the audience। नीलामीकर्ता को उनसे आग्रह करने की कोई जल्दी नहीं थी, ये जानते हुए कि अब चर्चा का समय आ गया है। 3.8 मिलियन। ये कीमत वास्तव में जियांग फेइवन की अपेक्षा से अधिक थी। उन्होंने मूल रूप से इस जेडाइट कच्चे पत्थर को 3.2 मिलियन की कीमत पर प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन 600,000 की अतिरिक्त लागत, लाभ और हानि के बीच का अंतर हो सकती है। लेकिन जब उसने इत्मीनान से लिन मो और झांग यीहुआ को कुछ ही दूरी पर देखा तो उसके दिल में एक अज्ञात क्रोध उमड़ पड़ा और उसने अपने दांत पीसकर अपना चिन्ह उठाया। 4 मिलियन। ये सिर्फ इतना है कि किसी ने दिन भर में थोड़ा पैसा कमाया है ना। आज मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि भाग्य से कमाया गया पैसा मूर्खतापूर्ण भाग्य के अलावा और कुछ नहीं है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा सहपाठी जियांग इतना अमीर होगा। झांग यीहुआ ने अपने पीछे जियांग फेइवन पर नजर डाली, गुप्त रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। बल्ले से तुरंत 4 मिलियन की बोली तुरंत दृश्य पर हावी हो गई। यह एक और चरित्र है जिसका उसके दुर्भाग्य के लिए मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन कौशल की कमी के लिए नहीं। आयो का अपने 30वें दशक में यूं ही कई मिलियन खर्च करने में सक्षम होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कम से कम झांग यीहुआ को हीन भावना महसूस हुई। लिन मो मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। नहीं, उन्होंने जियांग फेइवन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, बस चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम स्थल पर किसी ने भी नई कीमत नहीं बताई। नीलामीकर्ता शियाओया को यह भी पता था कि नीलामी घर के मूल्यांककों ने इस जेडाइट कच्चे पत्थर की कीमत लगभग 4 मिलियन युआन आकी थी और अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होगा। वह जियांग फेइवन की दिशा में थोड़ा झुकी, फिर शर्मीली होकर बोली लगाने वाले नंबर 48। बॉस जियांग, 4 मिलियन की बोली लगाते हैं, क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है? दृश्य शांत रहा। पहली बार 4 मिलियन युआन। नीलामीकर्ता ने देर नहीं की, उल्टी गिनती शुरू कर दी, दिन की नीलामी समाप्त करने की तैयारी की। दूसरी बार 4 मिलियन युआन। जियांग फेइवन के होंठ एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में थोड़े मुड़े हुए थे। दृश्य पर हावी होने की भावना ने उस दिन अनुभव की गई सभी निराशाओं की भरपाई कर दी। एकमात्र निराशा ये थी कि लिन मो, जो उसके ठीक सामने बैठा था, अभी भी वही लापरवाह रवैया अपनाए हुए था, पूरे समय उसकी ओर देखे बिना भी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तविक विवेक क्या है। जियांग फेइवन का मन इस बात से भर गया था कि बाद में वह जेडाइट के कच्चे पत्थर से किस तरह का शानदार खजाना काट सकता है। तीसरे के लिए 4 मिलियन युआन। हालांकि जैसे ही जियाओया हथौड़े को नीचे गिराने वाली थी, कार्यक्रम स्थल पर एक शांत आवाज उठी। 5 मिलियन। लिन मो ने धीरे से अपना हाथ उठाया। क्या? अचानक बोली ने सभी विशिष्ट अतिथियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी निगाहें अनायास ही आवाज की दिशा में घूम गईं। जब उन्होंने देखा कि लिन मो, जिसने उस सुबह सुलेख और पेंटिंग बाजार में 15 मिलियन का सौदा किया था, बोली लगा रहा था, तो कई लोगों की आंखों में जटिल भाव थे और फिर से बड़बड़ाहट उठी। ये लड़का कौन है? तुम उसे नहीं जानते जिसने आज सुबह जिक्सियांग हाउस में 15 मिलियन में येलो स्पैरो पेंटिंग प्राप्त की? उसे कौन परिवार को बेच दिया? वह वही है। कुछ खास नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस पत्थर में भी कोई रहस्य छिपा हो? ये संभव है। अगर यह आदमी भाग्यशाली नहीं है तो उसकी अंतर्दृष्टि निश्चित रूप से चार्ट से बाहर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वह भाग्यशाली है, लेकिन 4 बड़े परिवारों द्वारा जारी किए गए जेडाइट कच्चे पत्थर, क्या आपको लगता है कि उन्हें कभी स्कैन नहीं किया गया है? हाँ, आज उपलब्ध सबसे उन्नत स्कैनर भी पत्थर के अंदर की बारीकियों का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम वे एक मोटा अनुमान दे सकते हैं। 4 परिवार आपको केवल एक छोटा सा लाभ कमाने देंगे, वे कभी हारने वाले नहीं होंगे। यदि पत्थर में लाभ की गुंजाइश होती तो क्या आपको लगता है कि वे इसे छोड़ देंगे? और शुरुआती बोली केवल 2.8 मिलियन थी। ठीक है, इस जेडाइट कच्चे पत्थर को 50 लाख में खरीदकर इस आदमी के दिमाग में पानी आ गया होगा, कम से कम 150 या उससे अधिक का नुकसान। हाँ, वह आदमी सिर्फ अपनी ही सफलता में डूबा हुआ है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि दुनिया के शीर्ष पर महसूस करने पर उसके फिसलने की संभावना सबसे अधिक होती है।
बिल्कुल, युवा लोगों के शब्दों में इसे कहा जाता है, आप जो नहीं जानते उससे पैसे नहीं कमा सकते, और अगर आप भाग्य से कुछ पैसे कमा भी लेते हैं तो आप जल्द ही इसे वापस कर देंगे। वास्तव में एक मूर्ख जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वह भाग्यशाली है और यह नहीं जानता कि आगे रहते हुए उसे कब नौकरी छोड़नी चाहिए। इस बीच मंच पर नीलामीकर्ता xiaoya ने भी जेडाइट कच्चे पत्थर के इस टुकड़े को इतनी अधिक कीमत पर बेचने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि बिक्री मूल्य जितना अधिक होगा उसे उतना अधिक कमीशन मिलेगा। उसने आवाज की दिशा की ओर देखा और उत्साह से कहा, बोली लगाने वाला नंबर 58.5 मिलियन की बोली लगाता है, क्या कोई और है जो बोली बढ़ाना चाहता है? 5 मिलियन धिक्कार है। जेडाइट कच्चे पत्थर को, जो लगभग उसकी मुट्ठी में था, लिन मो की बोली से छीनते हुए देख रहा था। जियांग फेवन, जो पूरे दिन अपनी निराशा में डूबा हुआ था, बस अब खुद को रोक नहीं सका और मर्यादा की परवाह किए बिना गुस्से में खड़ा हो गया। लिन मो पर चिल्लाया, लिन, यह क्या कर रहे हो? आपका मतलब है जब दूसरे बोली लगाते हैं तो बोली नहीं लगाना, बल्कि जैसे ही मैं बोली लगाऊं आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो, सिर्फ मेरे खिलाफ जाने के लिए? जानबूझकर? ये वास्तव में जियांग फेवन का बहुत ज्यादा सोचना था। लिन मो को इस जेडाइट कच्चे पत्थर की अंतिम कीमत पता थी। ये सिर्फ जियांग फेवन नहीं था, भले ही झांग येहुआ ने उससे प्रतिस्पर्धा की हो, उसने जाने नहीं दिया। पैसा कमाने के कई अवसर हैं, लेकिन केवल प्रत्येक का लाभ उठाकर ही आप और भी अधिक कमा सकते हैं। अध्याय 160 करोड़ों कमाना। लिन मो ने एक और किंवदंती रची। तीखी चीखें सुनकर लिन मो ने अपना सिर घुमाया, तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया और उत्तेजित जियांग फेवन से कहा, मिस्टर जियांग, आपको ये सोचने में कितना विश्वास होना चाहिए कि मैं आपको निशाना बना रहा हूँ? क्या आप मुझे निशाना नहीं बना रहे हैं? जियांग फेवन गुस्से से फूटने वाला था और बार बार सिर हिला रहा था। वह पहले ही अपना विवेक खो चुका था और गुस्से से चिल्लाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है ना? खैर, देखते हैं तुम इसे खर्च करने के लिए कितने इच्छुक हो। 7 मिलियन। मैंने 7 मिलियन की बोली लगाई। मैं आज आपके साथ जा रहा हूँ। फिर से बोली लगाने का साहस करें और यदि आप कीमत बढ़ाते हैं तो ये पत्थर आपका होगा। सच तो यह है, वह कीमत वास्तव में थोड़ी अधिक थी। जियांग फेवन को लिन मो ने पूरी तरह से उकसाया था, यही कारण है कि उसने गुस्से में आकर यह कीमत उगल दी। लेकिन क्या कह रहा है? कौन सा बच्चा रोज रोता है? जुआ खेलने वाला कुत्ता रोज कहाँ हारता है? जियांग फेवन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस बार नहीं जीत सकते। यदि लिन मो इसे 5 मिलियन में खरीद सकता है तो वह इसे 7 मिलियन में क्यों नहीं प्राप्त कर सका? वह शर्त लगा रहा था कि लिन मो ने निश्चित रूप से फिर से कुछ देखा है। ठीक पहले की तरह उनकी दुकान में जब 5 हॉर्स पेंटिंग से येलो स्पैरो पेंटिंग निकाली गई थी, इस पत्थर में संभवतः कोई चाल थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह विजयी मुस्कान दिखा पाता, लिन मो की उदासीन आवाज एक बार फिर सुनाई दी, ओह, फिर एक 11 बोली 8 मिलियन। खुश। इस बोली के बाद आयोजन स्थल पर एक बार फिर जोरदार चर्चा शुरू हो गई। अरे, अब बचकर निकलना संभव नहीं है। वह बच्चा निश्चित रूप से दिन में भाग्यशाली था। ऐसे जेडाइट कच्चे पत्थर के लिए 8 मिलियन, क्या ये पागलपन नहीं है? इसके बजाय मुझे पैसे दे सकते थे। 4 बड़े परिवारों द्वारा आयोजित नीलामी में दान देने से क्या फायदा? क्या वे जानते भी हैं कि आप कौन है? टीएस एक मूर्ख, और उसका पैसा जल्द ही अलग हो गया। वह जियांग फेवन भी आज मूर्ख है जो वास्तव में 7 मिलियन की बोली लगा रहा है। क्या वह आमतौर पर बहुत चतुर नहीं है? शायद इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उस बच्चे ने आज सुबह उसकी दुकान से मोल भाव किया। दिलचस्प बात यह है कि मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि पत्थर के फटने के बाद 8 मिलियन की बोली के साथ उसके चेहरे पर किस तरह के भाव दिखाई देंगे। आज रात देखने में कुछ मजा आएगा। झांग येहुआ, हालांकि पत्थर के जुए का जानकार नहीं था, उसने भी अपने आसपास फुसफुसाहट सुनी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपनी आवाज धीमी की और कहा, मिस्टर लिन, मुझे पता है कि आपको ये बच्चा पसंद नहीं है, लेकिन बहकावे में ना आए। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते और इसे इस तरह फेंकना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। बेहतर होगा कि इसे मेरे साथ निवेश करें। लिन मो ने आसपास की टिप्पणियां सुनी, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब तक वह जेडाइट का कच्चा पत्थर 20 मिलियन से कम में प्राप्त कर सकता है, यह एक बड़ी जीत होगी। अन्य लोग जुआ खेल रहे थे, लेकिन उसे परिणाम पहले से ही पता था। वह क्यों घबराएगा? पुराने सहपाठी, शांत रहो, अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। लिन मो ने मुस्कुराते हुए झांग येहुआ को शांत रहने का संकेत देते हुए कहा। 8 लाख। इस कीमत को सुनकर जियांग फेवन हंसे बिना नहीं रह सका और खुद से अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न हुआ। उन्होंने मजाक उड़ाया, अभी आपने नीलामीकर्ता का स्पष्टीकरण नहीं सुना होगा। जब ये जेडाइट कच्चा पत्थर पूरा था तब भी ये 10 मिलियन से थोड़ा अधिक था। अब इसे 2 बार काटा गया है और यह पूरी तरह से विभाजित हो गया है और आप इसे 8 मिलियन में खरीदना चाहते हैं। क्या मुझे कहना चाहिए कि आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, या मुझे कहना चाहिए कि आप मूर्ख हैं? ठीक है, आज मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि आप 8 मिलियन लोगों को बर्बाद होते हुए कैसे देखेंगे। जोर जोर से। इस क्षण नीलामीकर्ता ने गैवेल को कई बार खटखटाया और याद दिलाया, हर कोई कृपया नीलामी घर के नियमों का पालन करे।
किसी भी परिस्थिति में अन्य मेहमानों को प्रभावित न करे। एक बार जब कमरा शांत हो गया तो नीलामीकर्ता ने बिना समय बर्बाद किए सीधे चिल्लाकर कहा, 8 मिलियन एक बार, 8 मिलियन 2 बार, 8 मिलियन 3 बार, बिका हुआ। 8 मिलियन में जेडाइट कच्चा पत्थर हासिल करने के लिए सज्जन संख्या 58 को बधाई। आज की नीलामी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने बोलियां जीती हैं, कृपया भुगतान प्रक्रियाओं को संभालने और अपना सामान लेने के लिए मंच के पीछे हमारे कर्मचारियों के साथ चले। वानमिंग नीलामी हाउस के आपके समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। दरवाजे फिर से खोले गए और भीड़ जाने लगी। अधिकांश लोग लिनमो को चिढ़ाने वाली आंखों से देख रहे थे। पैसा रखने का क्या फायदा? तो क्या हुआ यदि आप भाग्यशाली हैं? हालांकि कोई दिमाग नहीं। जल्द ही एक परिचारिका ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए लिनमो को मंच के पीछे आमंत्रित किया। इस समय जियांग फेवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिन वास्तव में दबंग है। उन्होंने कबाड़ के पत्थर के एक टुकड़े पर 8 मिलियन खर्च किए, जिसे कोई और नहीं चाहता था। भव्य, वास्तव में भव्य। दिन भर की उनकी बातचीत के बाद सीधे साधे झांग यीहुआ का जियांग फेवन के प्रति सारा स्नेह खत्म हो गया था। जियांग फेवन को पास आते देख वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। तुम बुरी आत्मा की तरह क्यों मंडरा रहे हो? क्या तुम्हें कभी पीटा नहीं गया या क्या? श्री लिन के पास पैसा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसके अलावा वह पैसा आपसे कमाया गया था, इससे खुश नहीं है? क्या आपको कोई चुनौती पसंद है? ये देखकर लिन मो भी हंस पड़े। इस बार उन्होंने झांग यीहुआ को नहीं रोका। यदि कोई वास्तविक लड़ाई छिड़ गई तो वह झांग यीहुआ के लिए कवर करेगा। ठीक है, आप सख्त हैं, आप मालिक हैं। जियांग फेवन ने कई गहरी सांसें ली। वास्तव में झांग यीहुआ से टकराने की हिम्मत नहीं की, और जैसे ही वह पीछे हट गया उसने कहा, मैं जेड प्रसंस्करण क्षेत्र में आप लोगों का इंतजार करने जा रहा हूँ। आपको बाद में रोने का समय मिलेगा। सिर्फ वही नहीं, कई अन्य लोगों ने भी उत्साह देखने के लिए जेड प्रसंस्करण क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। एक और पत्थर काटना अपने आप में रोमांचकारी था, खासकर जब मूल्यवान बड़े पत्थरों की बात आती है, और दूसरी ओर वे ये देखना चाहते थे कि पत्थर के कटने और ढहने के बाद लिनमो की क्या भयानक अभिव्यक्ति होगी। पत्थर के मूल्य में वृद्धि के संबंध में है असंभव, बिल्कुल असंभव। यदि यह 5 मिलियन पर भी टूट सकता है तो ये पहले से ही एक चमत्कार होगा। चलदर लिनमो ने झांग यीहुआ को बुलाया और कार्ड स्वाइप करने और भुगतान करने के लिए नीलामी घर के कर्मचारियों के पीछे मंच के पीछे तक चले गए।